Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आज जो लोग भी लड़ रहे हैं, चाहे वो गठबंधन से लड़ रहे हो, चाहे भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, एक शब्द बुनकरों के बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, वही हाल बुनकरों की थी। आज भाजपा की सरकार है, वही हाल बुनकरों की है। बल्कि इस सरकार में जो है हमारा बिजली का रेट बढ़ गया है, बहुत महंगा बिजली हो गया है। पहले बिजली सस्ती थी, आज जो है हमारे माल की निकासी नहीं हो रही है। विदेशों में जो जाता था, पहले इंसेंटिव मिलते थे, इंपोर्ट लाइसेंस मिलते थे, वो करीब करीब ख़त्म कर दिया। हमारे बुनकरों का जो करगे जहाँ चलते थे, वहाँ पे जो है अब वहाँ उन जगहों पे कॉमर्शियल टैक्स लगाया जा रहा है। तो तमाम ऐसी समस्याएं बुनकरों की है। उसके साथ साथ किसानों की समस्याएं हैं। भाजपा में रहे हैं, डीएनए में भाजपा है, और मोदी जी की भी भाजपा है। दोनों लोग आरएसएस की पाठशाला से पढ़े हुए हैं। अजय राय का आपराधिक इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको मालूम नहीं हो तो सुना है उसे निकलवा लीजिए। उनके ऊपर कितने केसेस हैं। और दो भाजपा के नेताओं से हमारी लड़ाई है, और सीधी लड़ाई हमारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। अजय राय से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अजय राय 3 बार से चुनाव हार रहे हैं, 2 बार से पिंडरा से तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, और 3 बार से यहाँ से आज तीसरे बार आ रहे हैं। जमानत जब्त हो रही है। मंदिर की बात नहीं होती, और पूरे हिंदुस्तान में मस्जिदों के अंदर मंदिर नहीं ढूंढा जाता। बहन जी का क्योंकि इतना जिक्र है, आप ये बताइए उनसे कोई बातचीत हुई, कैसे हराना है प्रधानमंत्री को, कैसे जीतना है ये चुनाव? जौनपुर में आई थी तो उनसे हमारी बातचीत हुई। अच्छा। हाँ, हमने बुनकरों का मसला उनके सामने रखा। हमने कहा कि बनारस बुनकरों का शहर है, और बहन जी ने कहा कि एकदम सही बात है, और मैं तो पूरे मुस्लिम समाज के लिए बोलती हूँ, उसमें बुनकर भी आ जाते हैं। मेरी खुल के बहन जी से बात हुई, मंच पे भी मैंने उनको एक गिफ्ट पेश किया। उसके बाद से जो उनके लिए रूम बनता है, उसमें बुला करके हर प्रत्याशी से उन्होंने बात किया, और हर प्रत्याशी ने अपनी अपनी बात बताई। हमने भी बुनकरों का मसला उनके सामने उठाने का काम किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ तक, और आप जानते हैं कि बनारस में हमारी टीम इस वक्त मौजूद है, और कल आपने अजय राय जी का इंटरव्यू देखा। बनारस से आप देख रहे हैं, रोजगार पर हम लगातार बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ बसपा के प्रत्याशी हैं जो बनारस में प्रधानमंत्री मोदी को सीधी टक्कर दे रहे हैं। अतर जमाल लारी साहब है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। ये बताइए कैंपेन कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। डोर टू डोर जनसंपर्क चल रहा है, बैठकें भी चल रही हैं, और सभाएं भी चल रही हैं। किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं लोगों के बीच? देखिए, मुद्दा तो बहुत सा है, और मुद्दों की अगर गिनती की जाए तो बहुत वक्त लगेगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। बनारस शहर जो है बुनकरों का शहर है, और बुनकरों के सवाल पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बुनकर पूरे हिंदुस्तान में है, सबकी बात होती है। कांग्रेस ने जो न्याय पत्र जारी किया है, उसमें बुनकर नाम की बुनकर शब्द का कोई वहाँ जिक्र नहीं है। सपा का भी जो घोषणा पत्र है, उसमें बुनकरों के लिए कुछ नहीं है। वही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। उनका भी जो भी संकल्प पत्र और जो कुछ भी जारी हुए हैं, बुनकरों के लिए कुछ नहीं है। बुनकरों को कांग्रेस ने हमेशा छला है, बुनकरों का वोट चाहिए। वही भाजपा ने भी हमेशा छला है। भाजपा ने बुनकरों में 2 फांट कर दिया, बुनकर हिंदू वाहनी बना दिया, जबकि बुनकर हिंदू और मुसलमान सब है। तो सबसे बड़ी समस्या बनारस की जो है, क्योंकि मैं बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, और बनारस बुनकरों का शहर है। बनारस जो है बुनकरों के नाम से जाना जाता है। बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम के नाम से जाना जाता है, और उसको जो है कहीं भी किसी ने अपने घोषणा पत्र न्याय पत्र में जगह नहीं दी। आज जो लोग भी लड़ रहे हैं, चाहे वो गठबंधन से लड़ रहे हो, चाहे भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, एक शब्द बुनकरों के बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, वही हाल बुनकरों की थी। आज भाजपा की सरकार है, वही हाल बुनकरों की है। बल्कि इस सरकार में जो है हमारा बिजली का रेट बढ़ गया है, बहुत महंगा बिजली हो गया है। पहले बिजली सस्ती थी, आज जो है हमारे माल की निकासी नहीं हो रही है। विदेशों में जो जाता था, पहले इंसेंटिव मिलते थे, इंपोर्ट लाइसेंस मिलते थे, वो करीब करीब ख़त्म कर दिए गए।
हमारे बुनकरों का जो करघे जहाँ चलते थे वहाँ पे जो है अब वहाँ उन जगहों पे कॉमर्शियल टैक्स लगाया जा रहा है। तो तमाम ऐसी समस्याएं बुनकरों की है। उसके साथ साथ किसानों की समस्याएं हैं, किसानों की लड़ाई है। छात्रों का पेपर लीक हो रहा है। उत्तर प्रदेश लीक प्रदेश बन गया है। रोजगार नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं है। आज देश के संविधान को खतरा है। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो हमको संविधान दिया है, जिसमें सब वर्गों को सबका हित है, उस संविधान को बदलने की बात की जा रही है। आज लोकतंत्र खतरे में है। आज सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पे राजनीति की जा रही है। एक तरफ हार्ड हिंदुत्व अपना रही है भाजपा, तो सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रही है कांग्रेस। दोनों हिंदुत्व के राह पे चल रहे हैं और कोई एक दल नहीं है जो कहीं कभी मुसलमानों का नाम लेकर के बोल दे। आप किस राह पर चल रहे हैं? हमारी बात सुनिए, अल्पसंख्यक नाम तो दूर है। राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक हुई, एक शब्द उन्होंने अल्पसंख्यक का नहीं लिया। बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो हमेशा मुसलमानों का नाम लेकर के बोलती हैं, अल्पसंख्यकों का नाम लेकर बोलती हैं, खुल के बोलती हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है जो बाबरी मस्जिद कह दे। सारे नेता बाबरी ढांचा कहते हैं। अभी बहन कुमारी मायावती जी कल और परसों उन्होंने बाबरी मस्जिद बोला है। आकाश आनंद बाबरी मस्जिद बोलते हैं। किसी नेता, सबको मुसलमान का वोट चाहिए। न्याय पत्र में, इनके घोषणा पत्र में कहीं भी मुसलमान की बात नहीं होगी। बहन मायावती जी ने हमेशा मुसलमानों की बात की है, लेकिन बहन मायावती जो कहा जाता है कि बी टीम है, वो खुला बोलती हैं, सही समर्थन करती हैं। तमाम इन नेताओं के बयान है, तमाम कांग्रेस के लोग। अभी राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे पार्टी में आरएसएस का स्लीपर सेल है, और कमलनाथ जैसे लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। भाजपा भी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, कमलनाथ भी, और कांग्रेस के लोग भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो फिर कांग्रेस और भाजपा में फर्क क्या है? ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज राहुल गांधी को जातिगत जनगणना की बात याद आई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने लागू नहीं किया, आरक्षण नहीं दिया, हमेशा इसका इन्होंने विरोध किया है। ये वीपी सिंह की सरकार थी जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। तो आज देश में नौकरी नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, वो सबके प्रधानमंत्री है, लेकिन वोट के ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके की भाषा। कहा जाता है मुसलमानों का आरक्षण छीन लेंगे। क्या मुसलमान बैकवर्ड नहीं है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसमें मुसलमानों की हालत क्या है। तो फिर ऐसी बातें क्यों की जाती है? इसलिए कि ध्रुवीकरण हो, और भाजपा चुनाव हार रही है। और एक बात बता दूं कि बहन मायावती के बगैर किसी सरकार कोई बनने वाली नहीं है। किंग मेकर बहन मायावती जी बनेगी तभी सरकार बनेगी, नहीं तो। और हमको मजबूत सरकार नहीं चाहिए। किंग मेकर बन रही है मायावती जी? जी इंशाअल्लाह ज़रूर बनेंगी। पूरे अच्छा। देश में लड़ रही हैं। कहानी में ट्विस्ट है, मतलब लोग सोच रहे हैं कि क्या बसपा का अस्तित्व तो नहीं खत्म हो जाएगा? आप कह रहे हैं किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी? बिल्कुल निभाएंगी। इंडिया गठबंधन में अगर उनको जाने की बात थी तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी और राम गोपाल ने विरोध किया था। ये हकीकत है कि नहीं है? आज अगर उनको इंडिया गठबंधन में सम्मान मिला होता तो और दृश्य अलग होते। मोदी जी गुजरात चले गए होते। ये इंडिया गठबंधन के लोगों की देन है जो भाजपा को आगे बढ़ा रहे हैं, और कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस की वजह से जो है भाजपा आज यहाँ तक पहुँची है, नहीं तो भाजपा यहाँ तक नहीं पहुँचती। और आज हमारी भाजपा के जो नेता हैं वो मंगलसूत्र की बात करेंगे, मुग़ल की बात करेंगे, औरंगज़ेब की बात करेंगे, मटन की बात करेंगे, मछली की बात करेंगे, यानी हर वक्त हिंदू और मुस्लिम की बात होगी। ये देश के लिए हित नहीं है। हम चाहते हैं आपसी सद्भावना, आपसी प्यार मोहब्बत। बनारस गंगा जमुनी तहजीब का मरकज़ है। फिर ज्ञानवापी का मुद्दा छेड़ दिया गया, मथुरा का मुद्दा छोड़ दिया गया। ये सब मुद्दे बंद होने चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए, देश तरक्की कैसे, उस पर बात होनी चाहिए। पीएम तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास कर पा रहे हैं कि नहीं? तो मुसलमानों के खिलाफ क्यों जहर उगल रहे हैं? आप बताइए। जो टिप्पणी उन्होंने की हाल में, उस पर आप क्या कहेंगे? कौन सी टिप्पणी? जो मुसलमानों को लेकर टिप्पणी। हाँ, उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए हैं, ये घुसपैठिए हैं, ये जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो अपने बारे में तो सोचे ना, ये लोग अपने बारे में सोचे, ये लोग कितने बच्चे पैदा करते हैं। मुसलमानों को गाली दी जा रही है, घुसपैठिए कहा जा रहा है।
क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन घुसपैठिए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद घुसपैठिए थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद घुसपैठिए थे? वीर अब्दुल हमीद जिसने पाकिस्तान का टैंक तोड़ा घुसपैठिया था? आप हमारे जो है ब्रिगेडियर उस्मान घुसपैठिए थे? यहीं बनारस में हम पैदा हुए हैं। क्या जिनको भारत रत्न दिया गया जो है बिस्मिल्लाह खां वो घुसपैठिए थे? आप इस तरीके की भाषा आप मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं कि घुसपैठिए हैं, हम घुसपैठिए हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, हमने इस देश को आज़ाद कराया है। इनके लोगों ने आज़ाद, हिंदू महासभा और आरएसएस के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। हमारे लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, कुर्बानी दी है, खून बहाया, अपने लहू से इस देश को सींचा है। हमने किसी मुसलमान को कभी नेता नहीं माना, हमने सैयद शहाबुद्दीन को नेता नहीं माना, हमने असदुद्दीन अवैसी को नेता नहीं माना, हमने हमेशा हिंदू समाज के लोगों को नेता माना। और फिर भी हमको जो है हमसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। हम पाकिस्तान नहीं गए, हम पाकिस्तान नहीं गए, हमने जिन्ना की बात नहीं मानी। हमने कहा कि हम अपनी मस्जिदों, मदरसों, कब्रस्तानों को छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन आज हमारी मस्जिदें शहीद हो रही हैं, कब्रस्तानें मस्मार की जा रही हैं, मदरसों को तोड़ा की जा रहा है। हमने तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी है ना, किन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई है? आप इंडिया गेट पे जाके देख लीजिए कितने हज़ारों लाखों लोगों का नाम लिखा हुआ है। लेकिन आज हमको गद्दार कहा जाता है पाकिस्तान भेज देंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को बसाया जाएगा और हमको विदेश में भेजा जाएगा। यही भाजपा का अपना साथ सबका विकास का नारा है। ये खोखला और झूठा फर्जी नारा है। अच्छा, सीधा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को बनारस में कैसे हरा रहे हैं आप? अजय राय जी को भी, या क्या मान रहे हैं सीधी टक्कर पीएम से ही है क्या आपकी? देखिए, अजय राय भी भाजपा में रहे हैं, डीएनए में भाजपा है, और मोदी जी की भी भाजपा के, दोनों लोग आरएसएस की पाठशाला से पढ़े हुए हैं। अजय राय का आपराधिक इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको मालूम नहीं हो तो चुनाव आयोग से निकलवा लीजिए, उनके ऊपर कितने केसेस हैं। और दो भाजपा के नेताओं से हमारी लड़ाई है, और सीधी लड़ाई हमारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। अजय राय से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अजय राय 3 बार से चुनाव हार रहे हैं, 2 बार से पिंडरा से तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, और 3 बार से यहाँ से आज तीसरे बार आ रहे हैं, ज़मानत जब्त हो रही है। कुछ लोग ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम जो है इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं, अजय राय को नहीं देख रहे हैं। अजय राय तो कहते हैं ख़राब है, ठीक है, उनका बयान जो है ज्ञान वापी से लेकर के तमाम मुद्दों पे बहुत गंदा आया है, और मुख्तार अंसारी को लेकर के भी जिस तरह से उन्होंने जो बातें कही हैं, ये तमाम बातें तो कुछ हमारे समाज के लोग जो हैं, जो कुछ ठेकेदार हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम अजय राय को नहीं देख रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि अगर मोदी जी भी इंडिया गठबंधन से आ जाएँ, अमित शाह जी भी आ जाएँ, या कोई डकैत आ जाए, तो क्या आप उसको भी वोट दे देंगे? जहाँ तक लड़ाई की बात है, अजय राय को तो लोग आजमा चुके हैं, क्योंकि हमारे साथ वोट बैंक है, अजय राय के साथ कोई वोट बैंक नहीं है। आपके साथ कौन कौन सा वोट बैंक? दलित चमार वोट जो होता है, जिसको चमार वोट करते हैं, वो एक तरफा हमारे साथ है। 2014 में अजय राय लड़े थे, 75,000 पाए थे, और बहुजन समाज पार्टी का बहुत कमज़ोर उम्मीदवार लड़ा था, 73,000 वोट पाया था, 73,000 वोट पाया था। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, तो 2 लाख के करीब वोट मिले थे। वो अगर वोट हम अपना 1 लाख अलग कर देंगे तो समाजवादी पार्टी का 1 लाख वोट हुआ। 1 लाख हुआ। अजय राय का वोट जोड़ दीजिए, तमाम वोट जोड़ने के बाद 2-2.5 लाख से ऊपर नहीं बढ़ेंगे। हमारा वोट पिछड़ों का है। मैं 2004 में लड़ा था, हमको जो है 96,000 सिर्फ बैकवर्ड देहात का हिंदू वोट मिला था, शुद्ध रूप से। जहाँ मुस्लिम बेल्ट था वहाँ मैं चुनाव हारा था, वहाँ पे 724 वोट मिला था। तो ये हमारा वोट बैंक पिछड़ों का, दलितों का एक वोट बैंक हमारे साथ मजबूत है। और उसके बाद से सर्व समाज का, जो हमारे साथ के लोग हैं, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया है, जो भी उनका वोट हमारे साथ है। और अगर हमारी कौम का वोट जुड़ जाएगा तो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर हम देंगे। अजय राय किसी कीमत पे नहीं दे सकते, ये लिख के दे रहा हूँ। जिस दिन अजय राय टक्कर दे देंगे और नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, आप जो कहिएगा मैं हारने के लिए तैयार हूँ। लड़ाई अगर हमारी कौम, बुनकर समाज अगर हमारे साथ एक तरफा आ गया तो मोदी जी की टक्कर हमसे होगी, बाकी किसी से टक्कर नहीं होगी। टक्कर होगी। फिर वोट कितने वोटों से आप जीत रहे हैं ये चुनाव? देखिए, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। ये अभी भविष्यवाणी हम मोदी जी की तरह से नहीं कर सकते ना। 400 के पार, जब वो 400 के पार करते हैं तो वो 200 के नीचे आते हैं।
चाहे बंगाल में किया हो और उन्होंने चाहे और जगहों पे किया हो। तो ये मनोबल बढ़ाने के लिए ये बातें होती हैं। हमको झूठा आश्वासन नहीं देना है। इतना जानता हूँ, अगर हमारा समाज आज बहन जी का एक वीडियो चलाया जा रहा है 2006 का, एडिट करके उसको चलाया जा रहा है, उसको तमाम मुस्लिम इलाकों में ख़ास तौर से दौड़ाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, उसको दिखाया जा रहा है 6 का। वो जब 2009 में चुनाव हो रहा था तो नहीं चला, वो 2019 में जब अखिलेश यादव और बहन जी का गठबंधन था तो नहीं चला। आज जब अतहर जमाल लारी चुनाव लड़ रहा है तो कांग्रेस के लोग उसको चलाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों के घर घर में उसकी कटिंग और उसको जो है चलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं। ये लोग कहते हैं कि बहन जी वोट काटने के लिए मुसलमानों को खड़ा करती हैं, तो आप क्यों नहीं मुसलमानों को खड़ा करते हो? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में 12 या 15 टिकट आपने दिया है और 6 टिकट बंगाल में आपने दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में कहीं टिकट नहीं दिया, चाहे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हम कितना नाम गिनाएं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 टिकट आपने दिया है, 2 टिकट दिया है, तो आप टिकट भी नहीं दोगे। बहन जी ने मुसलमानों को 22 टिकट दे दिया तो कहेंगे कि वोट कटवा है, वोट काटने के लिए। बहन जी ने जिनको टिकट दिया है उसमें कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे। जो जीतेगा वो सांसद बनेगा, जो हारेगा उस क्षेत्र का नेता बनेगा, मुस्लिम समाज का नेता बनेगा। तो बहन जी सांसद और मंत्री भी बनाती हैं सबसे ज़्यादा। जब से सरकार बनी है तो 5-5 मंत्री बनाती हैं, और जब तक कांग्रेस और सपा की सरकार है तो 1-1 मुस्लिम मंत्री बने हैं। बहन जी ने 5-5 बनाया है और नेता बनाने का काम किया है। और आज इस प्रदेश में 22 लोकसभा का टिकट दे करके 22 मुस्लिम नेता उन्होंने पैदा किया है। कांग्रेस तो न राज्यसभा देगी न विधान परिषद देगी। सपा जो है पीडीए की बात करेगी तो देगी जया बच्चन और निरंजन और किसको देगी। तो ये पीडीए की बात, आप टिकट भी नहीं दोगे, आप राज्यसभा भी नहीं दोगे, एमएलसी भी नहीं दोगे, नेता भी नहीं बनाओगे। तो बहन जी तो कम से कम मुसलमान नेता बनाने की एक फैक्ट्री है ना, सांसद बनाती है ना। जीत जाएगा तो सांसद बनेगा, हार जाएंगे तो नेता बनेंगे, एक मजबूत लीडर बनेंगे। मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आज पूरे दुनिया में ये मैसेज जा रहा है ना कि एक मुसलमान बुनकर जो है मोदी को टक्कर दे रहा है। ये कम बड़ी बात है। बहन जी ने एक गरीब, मैं बुनकर हूँ, मेरे पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, मेरी दुकान 2-2 थी ख़त्म हो गई, मैं लूम चलवाता हूँ और उससे मैं लोगों की मदद से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो एक गरीब बुनकर को बहन जी ने टिकट दिया है। ये लोग क्यों नहीं देते? बुनकर को टिकट भी नहीं देंगे, बुनकर के बारे में बोलेंगे भी नहीं। कांग्रेस ने जो है हमेशा धोखा दिया है। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो बुनकरों को धोखा दिया गया, आज भी धोखा दी जा रही है। और वही हाल जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, वो तो हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि बात लगातार आपने कहा कि टक्कर सीधा पीएम मोदी से है, कांग्रेस से कोई टक्कर ही नहीं, अजय राय से कोई टक्कर नहीं, लेकिन अटैक सिर्फ अजय राय पर हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। हाँ। हम तो तमाम हिंदू मुस्लिम बुनकर को लेकर के अटैक, ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं, ये भाषा कांग्रेस के लोग बोलते हैं। क्या भाई, जो अजय राय में बुराई है तो उसको तो बोलेंगे ही बोलेंगे, उनकी तो कोई लड़ाई नहीं है। और जो भाजपा जो सांप्रदायिकता फैला रही, जो देश में 2014 के बाद देश में सांप्रदायिकता बढ़ी है, इतनी बड़ी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में भी सांप्रदायिकता थी। कांग्रेस के दौर में जितने दंगे हुए किसी के दौर में नहीं हुए। सपा के शासनकाल में मुजफ्फरपुर में जो दंगा हुआ उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जितना बड़ा दंगा हुआ। बहन जी के दौर में कोई दंगा हुआ तो बताइए आप। मेरा आपसे प्रश्न है, आप पत्रकार हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमती हैं, बहन जी के दौर में कोई इतना बड़ा दंगा हुआ हो तो बताइए। कांग्रेस के दौर में और सपा के दौर में कितने भयंकर भयंकर दंगे हुए हैं। और कांग्रेस की देन है जो भाजपा की मजबूत हुई है। कांग्रेस अगर बाबरी मस्जिद में मूर्ति नहीं बिठाई होती तो आज बाबरी मस्जिद का मसला नहीं होता, मंदिर की बात नहीं होती, और पूरे हिंदुस्तान में मस्जिदों के अंदर मंदिर नहीं ढूंढा जाता। बहन जी का क्योंकि इतना जिक्र है, आप ये बताइए उनसे कोई बातचीत हुई, कैसे हराना है प्रधानमंत्री को, कैसे जीतना है ये चुनाव? जौनपुर में आई थी तो उनसे हमारी बातचीत हुई। अच्छा। हाँ, हमने बुनकरों का मसला उनके सामने रखा। हमने कहा कि बनारस बुनकरों का शहर है, और बहन जी ने कहा कि एकदम सही बात है, और मैं तो पूरे मुस्लिम समाज के लिए बोलती हूँ, उसमें बुनकर भी आ जाते हैं। मेरी खुल के बहन जी से बात हुई,
मंच पे भी मैंने उनको एक गिफ्ट पेश किया। उसके बाद से जो उनके लिए रूम बनता है उसमें बुला करके हर प्रत्याशी से उन्होंने बात किया और हर प्रत्याशी ने अपनी अपनी बात बताई। हमने भी बुनकरों का मसला उनके सामने उठाने का काम किया और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि अगर जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी सबसे पहला काम बुनकरों का होगा, गरीबों और पिछड़ों, किसानों और नौजवानों का होगा। ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया और यकीनन अगर सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश से बनेगी, वहाँ केंद्र में बनेगी, उनकी मर्जी से सरकार बनेगी तो बुनकरों का काम होगा। मैं अगर जिंदा रहूँगा तो बुनकरों का काम होगा। अब बहन जी अगर किंग मेकर बन गई तो इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है आप, किंग मेकर बन रही हैं। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सब उसके हाथ में है। वो जिसको जो बनाना चाहे बना देगा। अच्छा, अजय राय जी के बारे में आप कह रहे थे कि उनके खिलाफ मुकदमे हैं, आप कह रहे थे कि उनके खिलाफ एक और बात आपने अजय राय जी को लेकर कही थी कुछ देर पहले कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो खराब है, लोगों ने आजमा चुके हैं, वो हार चुके हैं। हाँ, लेकिन 3 बार आप हारे भी- हैं, 3 आप बार भी हारे हैं। चुनाव हारे हैं, लेकिन हाँ हारे हैं। बनारस में हाथ आजमाया था। हाँ, हमने आजमाया था। 1984 में आजमाया था मैंने। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, पूरा देश हार गया था। 412 सीटें मिली थी राजीव गांधी को। उस लहर में भी मैं दूसरे नंबर पे था। और मैंने बताया ना कि 2004 में हारा था, देहात में जीत के आया था गंगापुर कोलसला से। अच्छा, मुस्लिम बेल्ट में हारा था। बाद में हमारे लोगों का अफसोस हुआ था। और आज भी अगर हमारे लोग कहीं से गलती करेंगे तो फिर वही अफसोस होगा। तो ये बताइए, बनारस आपके लिए बनारस क्या है? इमोशन है, क्या है बनारस आपके लिए? हमारे लिए बनारस सब कुछ है। हमारे लिए बनारस दुनिया में बनारस का सबसे ज़्यादा नाम है। आज बनारस को दुनिया में लोग जो है गौतम बुद्ध से लेकर के जो है विश्वनाथ मंदिर से लेकर के जो है बनारसी साड़ी से लेकर के ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर के तमाम इन बातों से लेकर के बनारस को जाना जाता है। उसमें बनारसी लंगड़ा, बनारसी पान भी जोड़ लीजिए। बनारस पूरी दुनिया में जाना जाता है। ज्ञानवापी की जो तारीख है, जिसको मंदिर बनाने की बात हो रही है, इस पर कोई नेता बोल नहीं सकता है। मैं बोल सकता हूँ खुल के, क्यों 600 बरस पुरानी मस्जिद है और 600 बरस से उसमें नमाज हो रही है। आज भले जो कुछ भी किया जाए, और अगर मुलायम सिंह की सरकार में बैरिकेटिंग नहीं हुई होती तो फिर ये मुद्दा उठता नहीं। और एक बात और बता दूँ आपको, जब बहन मायावती जी की सरकार थी तो उनकी सरकार में ज्ञानवापी में चूना कली उसकी मरम्मत हुई थी, उसमें साफ सफाई हुई थी। उसके बाद किसी भी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी कि ज्ञानवापी में चूना या कुछ भी उसमें जो है तेल रोगन पानी लगवा सके। ये बहन जी ने करवाया था। इसको अगर हमारा समाज भूल जाएगा तो फिर उस समाज के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। आखिरी सवाल, मोदी जी कैसे नेता लगते हैं? मोदी जी झूठ बोलने में सबसे माहिर हैं। मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, उनको थोड़ा उस पर कंट्रोल करना चाहिए। और चुनाव जीतने के लिए जो है सांप्रदायिक भाषा नहीं बोलनी चाहिए। वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी हैं। वो कह दें कि हम मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं, कह दें। गंगा की बात करते हैं, मैं गंगा का बेटा हूँ, मैं तो यहाँ रहता हूँ। गंगा की लड़ाई जितनी हमने लड़ी होगी ना, कोई हिंदू नेता बता दे कि उस लड़ाई को लड़ा होगा। साल भर तक गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए स्वामी ओम मुक्तेश्वरानंद जी के साथ यहाँ से लेके दिल्ली तक, हिंदुस्तान के कई शहरों में, हरिद्वार तक मैं गया हूँ गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए। और कितने लोगों ने तपस्या रखी थी। हम लोग जो भूख हड़ताल है वो कर रहे थे, हम लोग भी गंगा के किनारे बैठ के जो है रोज़ा रखे थे। हम जो है रोज़ा रख करके जो है गंगा की लड़ाई लड़े। गंगा तो हमारे लिए हमारी है ना, हम गंगा में वज़ू करते हैं, हम उसमें उसी पानी से नमाज़ पढ़ते हैं, उसी पानी को पीते हैं। तो गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए लड़ाई हमने लड़ी है, मोदी जी ने नहीं लड़ी है। मोदी जी के दौर में गंगा अविरल और निर्मल नहीं हुई है। बांध बना करके गंगा की धारा को रोका जा रहा है। इन बांधों को बनाना बंद किया जाना चाहिए, तब गंगा अविरल होगी। एक बार मैं अपना शुरुआत वाला सवाल फिर रिपीट करूंगी अंत में, कितने वोटों से जीत रहे हैं लारी साहब? मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं, मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं। ज्योतिष मोदी जी, वो लोग जो है
बता सकते हैं। हम इतना ही कहेंगे कि हम जीत रहे हैं। अब वो 4 तारीख को पता चलेगा कि कितने वोटों से जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जीत और हार एक वोट से भी अच्छा। होती है। बहन जी ने अटल बिहारी की सरकार एक वोट से गिराने का काम किया था, तो ये सरकार भी उसी तरीके से जाएगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक से बात करने आपका के भी लिए। बहुत बहुत बढ़िया। आप लोगों को ये पूरी बातचीत कैसी लगी? बनारस से लोकसभा कवरेज आपको देखने को मिल रही है, देश भर से आपको हर जगह से हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का मिजाज क्या है और प्रत्याशी कितने कॉन्फिडेंट है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन नितेश के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, बनारस से।